से रोजी रोजगार बढ़ा है। ग्राउंड रिपोर्ट से लोगों की जुबानी। देखिए डीडी न्यूज की खास सीरीज बात बदलते बिहार की। नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी दर्शकों का डीडी न्यूज पर स्वागत है। मैं हूं सैमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेमिकॉन इंडिया में सीईओ राउंड टेबल सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। निवेश को लेकर हो सकती है चर्चा। दिल्ली में आज से जीएसटी परिषद की बैठक। जीएसटी में रिफॉर्म पर होगी चर्चा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैठक की करेंगी अध्यक्षता। बिहार चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में आज बुलाई बीजेपी नेताओं की बैठक। दोनों डिप्टी सीएम होंगे शामिल। भूकंप से प्रभावित अफगानिस्तान में भारत ने भेजी 21 टन राहत सामग्री। जयशंकर बोले, हालात पर नजर। अब तक 1411 लोगों की मौत। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट। नोएडा, गाजियाबाद में आज सभी स्कूल बंद। उधर दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ा। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेमिकॉन इंडिया में सीईओ की गोल मेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में हो रहे विकास पर चर्चा करेंगे। और इस दौरान कंपनियों के सीईओ भी अपने विचारों से पीएम मोदी को अवगत कराएंगे। कल नई दिल्ली स्थित यशोभूमि में भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को गति देने के उद्देश्य से सेमिकॉन इंडिया 2025 का शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। 2 से 4 सितंबर तक चलने वाला ये 3 दिवसीय सम्मेलन भारत में एक मजबूत, लचीले और टिकाऊ सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को आगे बढ़ाने पर केंद्रित है। कल प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा कि भारत आने वाले दिनों में सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में ऐसी भूमिका निभाएगा कि दुनिया देखेगी। उन्होंने कहा कि एक छोटा सा चिप डिजिटल डायमंड है और भारत को इसकी ताकत का अंदाजा है। और इसमें सेमीकंडक्टर इंडिया कार्यक्रम के प्रगति, सेमीकंडक्टर फैब और इनोवेटिव पैकेजिंग परियोजनाएं, बुनियादी ढांचे की तैयारी, स्मार्ट विनिर्माण, अनुसंधान एवं विकास और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई में इनोवेशन, निवेश के अवसर, राज्य स्तरीय नीति क्रियान्वयन जैसे विषय पर चर्चा चल रही है। जीएसटी काउंसिल की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू होने जा रही है और 2 दिन चलने वाली इस बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी। वित्त मंत्री ने बैठक से पहले कल कहा कि आगामी अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार कर प्रक्रियाओं को और सरल बनाएंगे और विशेष रूप से छोटे व्यवसायियों के लिए अनुपालन बोझ को कम करेंगे और इससे छोटे व्यवसायियों की बढ़ोतरी में मदद मिलेगी। उम्मीद है कि केंद्र सरकार बैठक में ऐसे कई फैसले लेगी जिससे जीएसटी का पूरा स्ट्रक्चर बदल जाएगा। कई प्रोडक्ट्स के जीएसटी स्लैब में बदलाव हो सकता है। एक्सपर्ट्स ने 175 उत्पादों पर कर में कटौती की उम्मीद जताई है। ये सुधार दिवाली से पहले अक्टूबर में लागू होने की संभावना है और इससे पहले केंद्र सरकार ने प्रारंभिक समीक्षा के लिए विभिन्न राज्यों के मंत्रियों के एक समूह के साथ प्रस्तावित सुधार का एक खाका साझा किया था। जीओएम ने कर दरों को कम करने के केंद्र प्रस्ताव पर सहमति जताई। अब काउंसिल इन सिफारिशों पर विचार करेगी। प्रस्तावित सुधारों में मौजूदा 12% और 28% के कर स्लैब को हटाकर केवल 5% और 18% की 2 कर दरें रखना प्रमुख है और इसके अलावा कुछ चुनिंदा वस्तुओं पर 40% की विशेष दर से कर लगाया जाएगा। कर स्लैब में कटौती और इसके चलते कीमतों में होने वाली कमी से उपभोक्ताओं को राहत की उम्मीद है। ये कर सुधार दिवाली से पहले अक्टूबर में लागू होने की संभावना है। इस साल बिहार में होने जा रहे विधानसभा चुनाव की सरगर्मी अब बढ़ने लगी है। गृह मंत्री अमित शाह के साथ आज बिहार बीजेपी नेताओं की बैठक होगी और इस मीटिंग में चुनाव को लेकर रणनीति पर भी बात होगी और अब तक की स्थिति का फीडबैक भी लिया जाएगा। और इस बैठक में बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा समेत भाजपा सांसद भी शामिल होंगे।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 दिवसीय भारत दौरे पर आए सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, वित्तीय प्रौद्योगिकी, कौशल विकास, स्वास्थ्य और संपर्क क्षेत्र में व्यापक रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने इन क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एक्स पर कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री के रूप में भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर आए लॉरेंस वोंग का स्वागत किया। लॉरेंस वोंग की यात्रा भारत सिंगापुर कूटनीतिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ पर हो रही है। ये दोनों देशों की साझेदारी को और मजबूत करने के लिए निरंतर प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। और साथ ही मंत्रालय ने कहा कि सिंगापुर की ओर से परिवहन एवं वरिष्ठ वित्त राज्य मंत्री जेफरी सियो और विदेश मामलों और व्यापार एवं उद्योग राज्य मंत्री गण सियो हुआंग भी बैठक में शामिल हुई। चर्चा व्यापार एवं निवेश, वित्तीय प्रौद्योगिकी, कौशल विकास, स्थिरता, स्वास्थ्य सेवा और कनेक्टिविटी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर केंद्रित रही। दोनों पक्षों ने इन क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करने पर सहमति व्यक्त की। उधर सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ फिर से मिलकर खुशी हुई। हमने हाल ही में आयोजित तीसरे भारत एसटी मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन के परिणामों और सीमा पार डेटा प्रवाह और पूंजी बाजार में सहयोग करने पर चर्चा की। और इससे पहले नई दिल्ली पहुंचने पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लॉरेंस वोंग का भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री वोंग गुरुवार को द्विपक्षीय चर्चा करेंगे, जिसके बाद दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। लॉरेंस वोंग की यात्रा उस समय हो रही है कि जब भारत और सिंगापुर अपने राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वैटफुल भारत दौरे पर हैं। आज वो नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगे और इसके बाद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बैठक होगी। विदेश मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट में कहा है कि उनकी यात्रा से भारत जर्मनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने में मदद करेगी, जो अपनी स्थापना के 25 साल पूरे कर रही है। अपनी यात्रा से पहले जर्मन विदेश मंत्री ने भारत प्रशांत क्षेत्र और वैश्विक मंच पर एक प्रमुख भागीदारी के रूप में भारत की भूमिका के बारे में बात की। एक्स पर पोस्ट में वैटफुल ने जर्मनी और भारत के बीच घनिष्ठ राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों पर जोर दिया। उन्होंने सुरक्षा सहयोग, नवाचार, प्रौद्योगिकी और कुशल कार्यबल भर्ती जैसे क्षेत्रों को द्विपक्षीय संबंधों का प्रमुख स्तंभ बताया। हिमाचल प्रदेश में बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से स्थिति बेहद गंभीर हो चुकी है। अगले 16 से 18 घंटों में प्रदेश के 4 जिलों चंबा, कुल्लू, कांगड़ा और मंडी में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं राजधानी शिमला सहित 6 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। बारिश की चेतावनी को देखते हुए लगभग पूरे प्रदेश में सभी शिक्षण संस्थान लगातार तीसरे दिन आज भी बंद रहेंगे और सबसे अधिक प्रभावित चंबा, मनाली, कुल्लू में बारिश का दौर रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते बिजली, सड़क और टेलीफोन सेवाएं ठप पड़ी हुई हैं। और इसके अलावा भाखड़ा डैम के सभी 7 गेट खोल दिए गए हैं, जिसके आसपास के इलाकों में बाढ़ की स्थिति और गंभीर होने की आशंका है। बारिश और जगह जगह भूस्खलन से स्थानीय लोगों को बुनियादी जरूरतें पूरी करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और इसके अलावा सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त होने से समस्या और बढ़ गई है। गौरी और जौरी रामपुर गांव में बारिश से सड़क मार्ग को काफी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा विश्वकर्मा मंदिर का एक हिस्सा नोगाली के पास हाईवे पर ढहकर गिर गया। हिमाचल प्रदेश में मंडी जिले के सुंदरनगर में देर शाम हुए भूस्खलन में 2 घर इसकी चपेट में आ गए। भूस्खलन के बाद सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ द्वारा खोज और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। मंडी के उपायुक्त अपूर्व देवगन ने बताया है कि बचाव दल ने 3 लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उनकी जान नहीं बच पाई। तो वहीं 2 लोग लापता हैं और निकालने की कोशिश की जा रही है। चपेट में आए हैं। पहले घर में 4 व्यक्ति थे, जिसमें से 2 व्यक्ति जो शुरुआत में जो मिले थे, एक लेडी और एक बच्चा, उनको अस्पताल ले जाया गया, परंतु वे जीवित नहीं रह पाए।
साथ में दूसरे घर में एक महिला का शव बरामद हुआ है। अभी पहले घर में फिर भी कोशिश कर रहे हैं जो हमारी रेस्क्यू टीम, जहाँ पे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, हिमाचल होम गार्ड एंड फायर सर्विसेज और पुलिस, हिमाचल पुलिस की टीम जो यहाँ पे तैनात है, वे कोशिश कर रहे हैं कि पहले घर में भी जो 2 व्यक्ति मिसिंग हैं उनको ढूंढ लिया जाए। पंजाब के 8 जिलों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। राज्य में 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। प्रदेश में 23 जिलों के 1400 गांव प्रभावित हैं और अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3 लोग लापता हैं। तो वहीं करीब 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर लगी फसल तबाह हो चुकी है। प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू अभियान युद्ध स्तर पर जारी है और अब तक करीब 20,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। पंजाब और चंडीगढ़ में आज सभी स्कूल बंद रहेंगे। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया आज अमृतसर, गुरदासपुर और पठानकोट में प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने फिरोजपुर के बाढ़ प्रभावित गांवों का नाव से दौरा कर हालात का जायजा लिया। प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। एनडीआरएफ की टीमों ने बाढ़ प्रभावित इलाकों से अब तक 82 लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। पीड़ितों को आवश्यक राहत सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। बाढ़ से प्रभावित पंजाब के लोगों के साथ एकजुटता दिखाते हुए राज्य के सभी आईपीएस अधिकारियों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 दिन का वेतन देने का संकल्प लिया है। पंजाब के डीजीपी कार्यालय की ओर से ये जानकारी दी गई। डीजीपी ऑफिस के एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में कहा गया है कि पंजाब पुलिस ने न केवल कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए बल्कि प्रभावित लोगों की पीड़ा को कम करने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। हम सब मिलकर करुणा और सामूहिक प्रयास से इस चुनौती से पार पाएंगे और जीवन के पुनर्निर्माण में मदद करेंगे। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। और ऐसी ही एक तस्वीर उधमपुर से आई है, जहां पंचेरी में एक गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए जेसीबी की मदद लेनी पड़ी। संपर्क मार्ग क्षतिग्रस्त होने से स्थिति कठिन हो गई है। तो वहीं जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मरम्मत का काम खराब मौसम के कारण नहीं हो पा रहा है और इसकी वजह से जखनी से चेनानी की ओर किसी भी वाहन को जाने की अनुमति नहीं है। और उत्तराखंड में भी भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार जिले के लक्सर और आसपास के क्षेत्रों में जलभराव और भूमि कटाव प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और नुकसान का जायजा लिया। धामी ने कहा है कि जो जरूरत का सामान है या वहां के लोगों की मांग है, उस पर काम करेंगे। सभी आपदा प्रभावितों के साथ सरकार खड़ी है। धामी ने यह भी कहा है कि आने वाले समय में यहां की सड़क ऊंची बनाई जाएगी, लोगों के लिए विस्थापन का इंतजाम किया जाएगा। प्रशासन 24 घंटे अलर्ट मोड पर है। और जो जरूरी सामान है या वहाँ जो लोगों की मांग है, उस पर हम काम करेंगे। सभी आपदा प्रभावितों के साथ हम लोग हैं। ऐसे समय में हमारे बच्चों का स्कूल जाना आना ये भी आगे चलकर सुचारू रूप से हो, उसके लिए मैंने वहाँ पर कहा है कि निकट भविष्य में सड़क ऊंची बनाई जाएगी। और साथ ही हर वर्ष इस प्रकार की समस्या है, विस्थापन इत्यादि के लोगों ने कहा है, उसके लिए भी कहा है कि विस्थापन की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाएं। सभी जगह पर हम प्रशासन हमारा अलर्ट है, 24 घंटे जो है अलर्ट मोड में रहकर सभी के साथ समन्वय बना के काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में भी आज तेज बरसात की संभावना है। लखनऊ, बरेली, बाराबंकी, अमेठी, प्रयागराज, सहारनपुर, फर्रुखाबाद, मेरठ, रामपुर, हापुड़, बिजनौर, खैरी, रामपुर, बहराइच, पीलीभीत और बदायूं में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। शहर के अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं और बाढ़ के जोखिम से निपटने और जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय लागू किए जा रहे हैं। गाजियाबाद और नोएडा में आज सभी स्कूल बंद हैं। हरियाणा के सिरसा में घग्गर नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जिला प्रशासन इसको लेकर पूरी तरह से सतर्क है। टीमें दिन रात निगरानी कर रही हैं। एहतियात के तौर पर तटबंधों को और मजबूत किया जा रहा है। अतिरिक्त उपायुक्त वीरेंद्र
सहरावत ने बताया है कि नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। उन्होंने बताया है कि जब किसी भी गांव में जलभराव की समस्या सामने आ रही है तो प्रशासन तुरंत कार्रवाई करते हुए पानी को निकाल रहा है ताकि बाढ़ जैसे हालात ना बने। प्रशासनिक अधिकारी ग्रामीणों का पूरा सहयोग कर रहे हैं। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इलाके के लोगों को ये भरोसा दिलाया है कि सरकार हर पल उनके साथ खड़ी है। उन्होंने बताया है कि हरियाणा हर हालात से निपटने के लिए तैयार है। पानी का जो जल स्तर है वो कभी घटता भी है, बढ़ता भी है। तो क्योंकि पीछे अपर रीचेज में काफ़ी बारिश हुई है तो हमारे को अंदेशा है थोड़ा सा बढ़ेगा, परंतु इतनी हमारी व्यवस्था है कि उसको हम झेल पाएँ। और अभी तक की स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है। वहाँ भी जल भराव की समस्या का पता लगा था तो वहाँ पर ट्रैक्टर माउंटेड जो बर्मा वगैरह और ऐसे या अपना हमारे जो डीजल के इंजन हैं वो उन लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं ताकि वो वहाँ से पानी को उठा के वो खेतों में डाल सके और सिंचाई के लिए प्रयोग कर सकते हैं। वहीं राजधानी दिल्ली में यमुना का जलस्तर एक बार फिर से खतरे के निशान से ऊपर चला गया है। मंगलवार को हथनी कुंड बैराज से 1.87 लाख क्यूसेक, वजीराबाद बैराज से 1.04 लाख क्यूसेक और ओखला बैराज से 1.35 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। लगातार पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली के यमुना का जलस्तर 206.45 मीटर के साथ एक बार फिर से खतरे के निशान के पार पहुंच गया है। यमुना के पानी की वजह से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा और बढ़ गया है, जिसको देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। बाढ़ संभावित क्षेत्रों में स्थायी शिविर लगाए गए हैं और इसके अलावा नदी के जलस्तर की निगरानी के लिए लगातार गश्त लगाए जा रहे हैं। तो वहीं एहतियात के तौर पर ओल्ड आयरन ब्रिज को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। और यहाँ बुलेटिन में हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। पता है कल जो है मेरे घर पर एनएसओ के अधिकारी आए थे। मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा, तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये एनएसओ क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले एक साल में किस तरीके की बीमारियां हुई है, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियाँ कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। और अब बात बदलते बिहार की। बिहार का दरभंगा क्षेत्र मखाने का एक महत्वपूर्ण उत्पादक है। भारत का 85% से ज्यादा मखाना बिहार से निर्यात किया जाता है। मखाना कमल के पौधे के बीज से बनते हैं, जो पानी में उगने वाले पौधे के फल के अंदर होते हैं। इन बीजों को निकालने, साफ करने, सुखाने और फिर भूनने के बाद ही मखाना तैयार होता है। ये एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें किसानों को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में इस प्रक्रिया का हिस्सा बनकर। सुपरफूड के रूप में प्रसिद्ध मखाने की खेती जल जमाव वाले क्षेत्रों जैसे तालाबों या खेतों में की जाती है। इसके लिए नवंबर-दिसंबर में बीज बोए जाते हैं, मार्च में रोपाई होती है और सितंबर-अक्टूबर में कटाई होती है। यह प्रक्रिया लगभग 10 महीने का समय लेती है, जिसमें पहले पौधे विकसित होते हैं, फिर उनमें फूल आते हैं और अंत में स्पंजी और कांटेदार फल लगते हैं, जिनमें मखाने के बीज होते हैं। इन बीजों को पानी की सतह से इकट्ठा करके सुखाया जाता है, फिर गर्म करके फोड़ा जाता है, जिसके बाद खाने लायक मखाना प्राप्त होता है। हम अभी दरभंगा के मखाना का एक तालाब है और यहाँ पर मखाना का उत्पादन होता है। बड़ा ही जटिल इसकी प्रक्रिया है। आप देख रहे हैं पत्ते हैं और ये पत्ते जब नीचे जाते हैं, पानी के नीचे जाते हैं, तो ये फिर फूल बनकर उभरते हैं और उसके बाद फिर ये नीचे जाते हैं और तब जाकर
मखाना का बीज तैयार होता है। यहीं से प्रोसेस होता है, यहीं से शुरुआत होता है। बस ये जितने भी है इसी में हमारा सारा फूल होएगा, उसी में आपका वो बीज होगा जो मखाने के लिए, जिसको हम देसी भाषा में गुड़िया बोलते हैं और बाहर की भाषा में सीड्स बोलते हैं, उसको लिली सीड ही बोलते हैं, लोटस सीड भी बोलते हैं। तो वही सीड यहीं से निकलता है। हमारे लिए ये लाभ बहुत अच्छा है कि जैसे हम एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं तो अब हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, एक्चुअली यहीं से हो जाएगा सारा कुछ। और मखाना बोर्ड बनने से ये हुआ है कि हमारे लिए अब एक जीआई टैग भी मिला है, तो हमारे ऑथेंटिकेशन थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की एक जनसभा में लोगों को संबोधित करते हुए कहा था, यह सुपर फूड है जिसे दुनिया के बाजारों तक पहुंचाना है। इस साल के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड के गठन का ऐलान किया गया है, जिसका फायदा प्रदेश के किसानों को मिलेगा। बोर्ड के गठन से मखाने की खेती और बाजार को अधिक लाभ मिलेगा। छोटे छोटे किसान भी अब आधुनिक मशीनों का प्रयोग कर मखाना के उत्पादन और प्रसंस्करण क्षेत्र में स्वावलंबी बनेंगे। हमने मखाने को जीआई टैग दिया है। मखाना रिसर्च सेंटर को भी नेशनल स्टेटस दिया गया है। बजट में जिस मखाना बोर्ड की घोषणा की गई है वो बनने से मखाना किसानों का भाग्य बदलने वाला है। बिहार का मखाना दुनिया भर के बाजारों तक सुपर फूड के रूप में पहुंचेगा। मखाना खाने से शरीर को कई लाभ होते हैं, जैसे कि हड्डियां मजबूत होती हैं, पाचन सुधरता है, वजन कंट्रोल में रहता है और हृदय स्वास्थ्य में सुधार होता है। मखाने में एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट के गुण पाए जाते हैं जो सूजन को कम करने का काम करते हैं। नियमित रूप से मखाने का सेवन शरीर के सूजन को कम करने में सहायक हो सकता है। जोड़ों के दर्द, ऑटो इम्यून समस्याओं में भी मखाना खाने के फायदे मिलते हैं। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ कुमार आलोक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, बहेड़ा, दरभंगा। और भारत में सक्रिय बड़े ड्रग सिंडिकेट का पर्दाफाश हुआ है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने चेन्नई कस्टम और एयर इंटेलिजेंस यूनिट के साथ मिलकर संयुक्त अभियान चलाया और इस कार्रवाई में चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 5.5 किलोग्राम से अधिक कोकीन जब्त की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिसकी कीमत कम से कम 60 करोड़ रुपए आंकी गई है। ये खेप इथियोपिया एयरलाइंस की अदीस अबाबा से आई फ्लाइट से लाई गई थी। एनसीबी ने इस ऑपरेशन के दौरान 2 भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी अपने सामान में प्रतिबंधित कोकीन छुपाकर ला रहे थे। एनसीबी ने बताया है कि जब्त कोकीन उच्च श्रेणी की है जो 1-1 ग्राम के पैकेट में बेची जाती है और इससे पहले 31 अगस्त को भी दिल्ली पुलिस ने भी ड्रग माफियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की थी। उत्तम नगर से 2 नाइजीरियाई नागरिकों को 248 ग्राम कोकीन के साथ पकड़ा गया था। भारत ने भीषण भूकंप से प्रभावित अफगानिस्तान को मानवीय सहायता भेजी है। भारत ने कल 21 टन राहत सामग्री भेजी, जिसमें कंबल, टेंट, स्वच्छता किट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर, रसोई के बर्तन, पोर्टेबल वाटर प्यूरिफायर, स्लीपिंग बैग, आवश्यक दवाइयाँ, व्हीलचेयर, हैंड सैनिटाइजर, जल स्वच्छ करने वाली गोलियां, शरीर में पानी और नमक की कमी पूरा करने वाले ORS घोल और चिकित्सा वस्तुएं शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत स्थिति पर नजर रखेगा और आने वाले दिनों में और मानवीय सहायता भेजेगा। अफगानिस्तान में कल फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए और अब तक 1411 लोगों की मौत हो चुकी है और 3,000 से ज्यादा लोग घायल हैं। पाकिस्तान के क्वेटा शहर में एक रैली में धमाका हुआ। इस विस्फोट में 11 लोगों के मरने और 30 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। ये बम धमाका पार्किंग क्षेत्र में उस समय हुआ कि जब लोग रैली खत्म होने के बाद बाहर निकल रहे थे। ये रैली सरदार अताउल्ला मैंगल की पुण्यतिथि पर आयोजित की गई थी। सरदार अताउल्ला मैंगल एक राष्ट्रवादी नेता और बलूचिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री थे। सरदार अख्तर मैंगल, जो कि अताउल्ला मैंगल के पुत्र हैं, वो इस रैली में शामिल थे। फिलहाल वो सुरक्षित हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि प्रारंभिक जांच में ये एक आत्मघाती हमला प्रतीत होता है। फिलहाल जांच जारी है और अभी तक किसी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है।
खेल की खबरों की बात करें तो बिहार के राजगीर में खेले जा रहे हॉकी एशिया कप में सुपर 4 के मुकाबले आज से शुरू होंगे। सुपर 4 में आज भारत का सामना कोरिया से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। भारतीय टीम ने अपने ग्रुप में शीर्ष पर रहते हुए अंतिम 4 में अपनी जगह पक्की की थी। भारत ने अपने तीनों लीग मैच जीते थे। भारतीय शतरंज खिलाड़ी प्रणव वेंकटेश ने यूएई में आयोजित ग्लोबल सुपरस्टार शतरंज टूर्नामेंट में जीत दर्ज की है। प्रणव ने स्पेन के एलन पिचोट को मात दी। प्रणव ने 9 में से 7 अंक हासिल किए और अपने निकटतम प्रतिद्वंदियों से पूरे 1 अंक आगे रहे। और एशिया कप हॉकी में भारतीय टीम जीत के लय पर बरकरार है। सोमवार को भारत ने कजाकिस्तान के खिलाफ 15-0 की दमदार जीत हासिल की। राजगीर में चल रही इस प्रतियोगिता में भारत के जीत के हीरो अभिषेक रहे, जिन्होंने मैच में 4 गोल किए। भारत की इस जीत पर और आगे आने वाली चुनौतियों पर अभिषेक से खास बातचीत की हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। एशिया कप हॉकी में भारतीय टीम ने जीत की हैट्रिक लगा दी है और इस जीत की हैट्रिक में जो एक खिलाड़ी सबसे ज्यादा छाया रहा उसका नाम है अभिषेक, जो कि इस वक्त हमारे साथ है। अभिषेक, चारों खाने चित कर दिया कजाकिस्तान की टीम को और 15-0 की दमदार जीत हासिल की है। 4 गोल आपने खुद किए हैं। पूरा मैच का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपके लिए? अच्छा एक्सपीरियंस था सर, और ये चीज़ हमें नेक्स्ट मैचेज में कंटिन्यू करनी पड़ेगी, बिकॉज नेक्स्ट मैचेज हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ठीक था, लेकिन कजाकिस्तान थोड़ा ईजी टीम थी, लेकिन हमें ये चीज़ हमें जो हमारे आज जो हमने किए हैं कनेक्शन जो बनाए हैं स्ट्राइकर लाइन ने, वो कनेक्शन हमें सेम सुपर 4 में करने होंगे। अगर हम ये चीज़ें भूल जाएंगे तो नेक्स्ट मैचेज हमारे लिए डिफिकल्ट रहेंगे। सुपर 4 की जैसे आप खुद बात कर रहे हैं कि सुपर 4 अब असली चुनौती आपके लिए रहेगी, तो वहाँ पे क्योंकि एक बार फिर से वही टीमें कहीं ना कहीं होंगी जिनसे आप लगातार खेलते रहते हैं, तो क्या कुछ परिस्थितियाँ बदलती हैं, क्या कुछ चैलेंजेस होते हैं उस वक्त पे? चैलेंजेस सर, टीम के हिसाब से हम मीटिंग करते हैं मैच से पहले, तो हमें उस हिसाब से चलना होगा। और जैसे हम पहले 2 मैचेज में थोड़ा सा मेंटली थोड़ा इजी लग रहे थे, एटीट्यूड हमारा थोड़ा अलग था, वही हम नेक्स्ट मैचेज में उनको छोड़ के जो चीज़ें हमने पहले 2 मैचेज में सीखी हैं, गलतियां जो की हैं उनसे सीख के और नेक्स्ट मैचेज में हमें स्विच ऑन करना पड़ेगा अपना। ईजी नहीं है कोई भी टीम यहाँ पे। इस तरह के जो टूर्नामेंट्स होते हैं वो कितना फायदा पहुंचाते हैं? लगातार जो एक्सपोजर मिलता है वो कितना फायदा पहुंचाता है आपको जब इन टीमों के खिलाफ आप खेलते हैं? ये टूर्नामेंट सर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये क्वालिफायर होते हैं हमारे। आप वर्ल्ड कप क्वालिफायर लगा लो, ये वर्ल्ड कप क्वालिफायर है, और ओलंपिक क्वालिफायर भी एशियन से ही होता है हमारा। एशियन गेम्स लगा लो आप या एशिया कप लगा लो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और जहाँ इनसे हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हम जो इजी टीमें होती हैं हमारे से रैंकिंग डाउन है जिनकी, उनके साथ भी अगर हम थोड़ा सा भी इजी हुए तो वह हमें मतलब स्कोर कर सकते हैं और हमें लूज हरा सकते हैं। वो भी देश में जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, न केवल बिहार में बल्कि पूरे देश में अगर बात करें, तो उसको किस तरह से देखते हैं? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा वर्क कर रही है हॉकी इंडिया, और गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट कर रही है हॉकी इंडिया को। तो ये आने वाला जो यंग ब्लड है उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि उनको अच्छी फैसिलिटीज मिल रही हैं, अच्छा एक्सप्लोजर मिल रहा है। तो ये है अभिषेक, जिनका साफ तौर पर कहना है कि टीम जो है वो इस जीत से उत्साहित जरूर है, लेकिन कोई कमी जो है वो अपने आगे आने वाले मैचेस में नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि अब सुपर 4 की लड़ाई है जो कि बेहद अहम रहने वाली है। कैमरामैन सौरभ बख्शी के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, राजगीर, बिहार।